दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स की जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है सिकंदर का मुकद्दर। यह फिल्म आपको पूरी तरह से बांध कर रखेगी, क्योंकि इसमें हर मोड़ पर आपको कुछ नया देखने को जरूर मिलने वाला है। पर्सनली मुझे यह फिल्म काफी पसंद आई है, तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कि बिना आपके सपोर्ट के मेरा चैनल ग्रो नहीं कर सकता। अब मूवी की शुरुआत होती है 2009 के 15 फरवरी से। हमें एक शख्स दिखाई देता है जो तेजी से भागते हुए सड़क पर दौड़ रहा है और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है। इसके बाद सीन कट होता है मुंबई के एक डायमंड एग्जीबिशन पर। यह एक हाई प्रोफाइल इवेंट है, जहां शहर के नामी गिरामी ज्वेलर्स अपनी बेशकीमती डायमंड कलेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। इवेंट में बिजनेस टाइकून्स के साथ साथ आम दर्शक भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ रैंप वॉक भी चल रहा है, जहां मॉडल्स अपने अपने डिजाइनर ज्वेलरी के कलेक्शन को शोकेस कर रही हैं। एग्जीबिशन की सुरक्षा बेहद कड़ी है। मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी सारे कपड़ों में भीड़ में घुले हुए हैं, ताकि किसी भी गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। अब सीन बदलता है और हमें दो प्रमुख किरदार मिलते हैं, मंगेश देसाई और कामिनी सिंह, जो इस इवेंट मंगनी से पूछता है, नया लॉट कब तक पहुंचेगा। कामिनी जवाब देती है, सर गाड़ी में लोड हो चुका है, बस पहुंचने ही वाला है। दूसरी ओर वही आदमी जो भागते हुए नजर आया था, एक हनुमान मंदिर पहुंचता है। वहां वह एक पुराने टेलीफोन बूथ से पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है। कॉल में वह घबराई हुई आवाज में बताता है, मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके डायमंड एग्जीबिशन में एक बड़ी चोरी होने वाली है। कृपया तुरंत वहां से लोगों को सुरक्षित निकाल लें। यह सुनते ही पुलिस अलर्ट हो जाती है, सायरन बजते हैं और अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। इसी बीच चोरों का ग्रुप पहले ही एग्जीबिशन में घुस चुका होता है। वे अपने कपड़े बदलते हैं, चेहरे छुपाते हैं और हथियार निकालते हैं। सबसे पहले वे सिक्योरिटी कैमरों के वायर काट देते हैं, ताकि उनकी हरकतें रिकॉर्ड ना हो सकें। अब पुलिस तेजी से एग्जीबिशन हॉल को खाली करवाने लगती है। सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। कुछ ही देर में पुलिस की टास्क फोर्स मौके पर पहुंचती है और हॉल को चारों तरफ से घेर लेती है। फिर शुरू होता है खतरनाक शूट आउट। हर एक चोर को मौके पर ही ढेर कर दिया जाता है। शूट आउट खत्म होने के बाद पुलिस रॉबर्स की बॉडीज को एम्बुलेंस के जरिए बाहर ले जाती है और पूरे इलाके को सुरक्षित घोषित कर देती है। एक बार सब कुछ क्लियर होने के बाद लोगों को दोबारा एग्जीबिशन में आने की अनुमति दी जाती है, ताकि वे अपनी अपनी संपत्ति की जांच कर सकें। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर, जिसने इस पूरी कहानी को उलझा कर रख दिया है। जब कामिनी सिंह और मंगेश देसाई अपने डायमंड कलेक्शन की जांच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके कलेक्शन से 5 दुर्लभ हीरे गायब हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए है। यह सुनते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई सदमे में है। कामिनी तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, जब आप हमें बाहर ले जा रहे थे, तब तक हमारे हीरे पूरी तरह सुरक्षित थे। आखिर ये चोरी कैसे हो गई? तो दोस्तों, क्या यह सच में चोरी थी, या इसके पीछे छुपी हुई है कोई गहरी साजिश? यही जानने के लिए आपको इस फिल्म का पूरा एक्सप्लेनेशन देखना होगा। आगे की कहानी में और भी दिलचस्प ट्विस्ट आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पुलिस अब सभी से सख्ती से कहती है, अब कोई यहां से नहीं जाएगा। हर किसी की जांच होगी, और जब तक डिटेक्शन टीम नहीं आती, तब तक यह केस सॉल्व नहीं हो सकता। इसके बाद एंट्री होती है डिटेक्शन ऑफिसर जसविंद्र सिंह की। जसविंद्र कोई आम अफसर नहीं है, वह एक गोल्ड मेडलिस्ट है और 4 बार प्रेसिडेंट अवार्ड भी जीत चुका है। अपने काम में परफेक्शन के लिए मशहूर जसविंद्र को ही इस जटिल केस को सुलझाने के लिए चुना गया है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। मंगेश और कामनी जिस काउंटर पर बैठे थे, वह एक बड़े मंत्री का काउंटर था। इस डायमंड कंपनी में मंत्री जी ने भी भारी निवेश किया हुआ था। मंत्री जी ने ही अपने विशेष आग्रह पर इस केस को जसविंद्र को सौंपने का फैसला किया, क्योंकि वह विभाग के सबसे काबिल ऑफिसर माने जाते हैं। जसविंद्र केस को हाथ में लेते ही एक एक करके सभी से पूछताछ शुरू कर देते हैं। जब आप लोग आखिरी बार कमरे से बाहर निकले थे, तब मंगेश और कामनी के आसपास कौन कौन था, और क्या आपने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा? सब लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं। इसी दौरान हमें एक नया किरदार मिलता है, सिकंदर। वह काफी जल्दी में नजर आता है और जाते जाते एक आदमी को धक्का भी दे देता है। जसविंद्र तुरंत सिकंदर पर शक जताते हुए पूछते हैं, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? सिकंदर जवाब देता है, मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें देखने के लिए जल्दी जा रहा था। तुम करते क्या हो? जसविंद्र ने अगला सवाल दागा। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, सिकंदर ने बताया। इस एग्जीबिशन में सीसीटीवी और टेक्निकल सेटअप मैंने ही संभाला था। यहाँ के कैमरे की मॉनिटरिंग के काम भी मेरे जिम्मे है। जसविंद्र और अधिक सतर्क हो जाते हैं। तभी उनके पास ऊपर से एक कॉल आता है। फोन पर उनसे कहा जाता है, जसविंद्र यह केस जल्दी सॉल्व करो, तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो। अगर केस सुलझा लिया तो मंत्री जी तुम्हें प्रमोशन और गिफ्ट भी देंगे। समझ रहे हो ना? यह कॉल सुनकर साफ हो जाता है कि जसविंद्र पर भी दबाव है। हालांकि करप्ट ऑफिसर नहीं है, लेकिन उसे अपनी नौकरी में आगे बढ़ने की चाह जरूर है। जसविंद्र आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, 24 घंटे के अंदर केस सॉल्व कर दूंगा। अभी तक मेरी जांच में 3 लोग शक के दायरे में हैं,
कामिनी, मंगेश और सिकंदर। अब इन तीनों को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ शुरू होती है। मंगेश बताते हैं कि वह इस कंपनी में पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। कामिनी कहती है, मैं यहाँ सिर्फ 3 महीने से काम कर रही हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ है, आप मेरी पिछली कंपनी की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। वही सिकंदर पहले ही बता चुका है कि वह एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है और यहाँ सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मौजूद था। अब सवाल यह है कि क्या इनमें से कोई एक हीरा चुराने के लिए जिम्मेदार है या कहानी में कोई और भी है जो छुपा हुआ खेल खेल रहा है। जसविंद्र को अब 24 घंटे में इस रहस्य को सुलझाना है। दोस्तों, आगे की कहानी में कई चौंकाने वाले ट्विस्ट आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जेल के भीतर की कहानी एक और मोड़ लेती है। मंगेश, कामिनी और सिकंदर को कस्टडी में ले लिया जाता है और उनसे पूछताछ शुरू होती है। कामिनी के पास उसका छोटा बच्चा और उसकी छोटी बहन है जो उसके साथ जेल में है। वहीं दूसरी तरफ मंगेश और सिकंदर आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। सिकंदर अपनी बेगुनाही की दुहाई देते हुए कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी माँ घर में अकेली है, वह बीमार है और मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मंगेश, जो कंपनी में 35 साल से काम कर रहा है, दर्द भरे स्वर में कहता है, मैंने इस कंपनी को अपनी जिंदगी के इतने साल दिए, लेकिन सेठ ने मुझ पर एक बार भी भरोसा नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा कि मंगेश ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए वफादार बने रहना बेकार है। चाहे तुम मरते दम तक ईमानदार रहो, लेकिन शक हमेशा तुम पर ही करेंगे। तभी मंगेश एक चौंकाने वाली बात कहता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कामिनी ने झूठ क्यों बोला? उसने कहा कि वह सिर्फ 3 महीने से यहाँ काम कर रही है, जबकि सच यह है कि वह पिछले 4 साल तक इसी कंपनी में थी। यह सुनकर सिकंदर को पहली बार कामिनी पर शक होता है। इसी बीच जसविंद्र सिकंदर को बुलाता है। सिकंदर को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। जसविंद्र, जो पहले से ही इस केस को जल्दी सुलझाना चाहता है, आते ही कहता है, मुझे यह केस जल्दी क्लोज करना है, सच सच बता दो। मुझे अपनी एनर्जी और एफर्ट बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं यहाँ यह साबित कर सकता हूँ कि तूने ही हीरे चुराए हैं। अब यह तू बताएगा कि कैसे चुराए, या मुझे खुद ही साबित करना पड़ेगा। सिकंदर बार बार अपनी सफाई में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी बीमार माँ की वजह से ही जल्दी निकल रहा था। आप बस मुझे टॉर्चर करके झूठा फंसा रहे हो, आप बस अपना प्रमोशन चाहते हो, आप एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हो। यह सुनते ही जसविंद्र को गुस्सा आ जाता है और सिकंदर को 2 थप्पड़ मारता है। सिकंदर अपनी बेगुनाही पर अड़िग रहते हुए कहता है, अगर मैंने चोरी नहीं की और मैं निर्दोष साबित हुआ तो तुम मुझसे माफी मांगोगे? अगर तुम मर्द हो तो वादा करो। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। हम जसविंद्र को देखते हैं कि वह पूरी तरह से बदल चुका है। एक वॉशरूम में बैठकर शराब पी रहा है। उसकी हालत खराब है। शराब पीने के बाद वह अपने मुंह पर पानी मारता है और अपने सीनियर ऑफिसर के ऑफिस में पहुंचता है। वहां उसे बताया जाता है कि उसकी खराब परफॉर्मेंस के कारण उसे सस्पेंड किया जा रहा है। तुम्हें अब ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा, आज से तुम टर्मिनेट हो। जसविंद्र को यह फैसला सुनाया जाता है। यह सुनकर जसविंद्र ऑफिस से बाहर निकलता है। अब उसके पास सरकारी गाड़ी भी नहीं है। वह ऑटो में बैठता है और कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में उसकी पत्नी मौजूद होती है। दोनों के बीच पहले से ही तलाक का केस चल रहा है। 15 साल के वैवाहिक जीवन के बाद दोनों अब अलग हो रहे हैं। जसविंद्र की पत्नी तलाक के दौरान सख्त शब्दों में कहती है, तुम्हें मेरे रहने खाने का सारा खर्च देना होगा। अगर 3 बार भी इंस्टॉलमेंट मिस हो गया तो मैं तुम्हारा जयपुर वाला घर भी ले लूंगी। कोर्ट में तलाक ग्रांटेड हो जाता है। जसविंद्र अब पूरी तरह से अकेला हो चुका है। कोर्ट से निकलते हुए उसकी आंखों में दर्द झलकता है। वह अपने जीवन के इस मोड़ पर बुरी तरह से टूट चुका है। वह सीधे एक बार में जाता है। वहां जाकर चुपचाप एक कोने में बैठता है और लगातार शराब पीता रहता है। शराब की हर घूंट के साथ उसकी आंखों में अतीत की कड़वी यादें तैरती रहती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या जसविंद्र की इस हालत के पीछे सिर्फ वह केस है या 15 साल पहले का कोई ऐसा राज है जो आज भी जसविंद्र को कचोट रहा है? क्या वह कभी अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पा सकेगा? कहानी एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है जब जसविंद्र के जीवन में 15 साल पुरानी गलतियां फिर से सामने आने लगती हैं। बार का मालिक जसविंद्र से पूछता है, सर क्या आप कल ड्यूटी पर नहीं जाएंगे? जसविंद्र मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। इसके बाद वह बार मालिक से पूछता है, तुझे मैं कैसा आदमी लगता हूँ? क्या मैं ईमानदार पुलिस वाला ऑफिसर हूँ या भ्रष्ट हूँ? सच सच बोल, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। बार मालिक थोड़ी झिझक के बाद जवाब देता है, सर आप एक बीप बीप किस्म के इंसान हो, आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। जसविंद्र यह सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है, अब जा, तेरा काम हो गया। इसके बाद जसविंद्र एक फोन लगाता है और कॉल सीधा अबू धाबी जाता है। फोन पर एक आदमी से बात करते हुए जसविंद्र पूछता है, क्या हाल है? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपका पुराना दोस्त इंडिया आ रहा है। यह सुनते ही जसविंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आदमी आगे कहता है, सर बाकी का पेमेंट भी कर दीजिए। जसविंद्र जवाब देता है, इस बार आखिरी खाता बंद करूंगा और पूरा पेमेंट तुम्हें कर दूंगा। इसके बाद जसविंद्र उस आदमी से एक नंबर सेंड करने को कहता है। जसविंद्र उसी नंबर पर कॉल करता है। फोन सिकंदर को लगता है, जो अब पूरी तरह बदल चुका है। अबू धाबी में रहकर वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। जैसे ही फोन पर जसविंद्र की आवाज आती है, सिकंदर तुरंत पहचान लेता है कि यह वही इंसान है जिसने उसे 15 साल पहले टॉर्चर किया था। जसविंद्र सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है, याद है तुमने मुझे क्या कहा था?
जब साबित हो जाएगा कि तुम निर्दोष हो तो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। सिकंदर चुप रहता है और जसविंदर अपनी बात जारी रखता है। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी थी, लेकिन अब मैं एक मर्द की तरह तुम्हारी आंखों में देखकर माफी मांगूंगा। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, इंडिया आते ही मुझसे मिलना। सिकंदर के फोन रखते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां उसे अपनी पिछले 15 साल की तकलीफें और टार्चर याद आने लगती हैं। सिकंदर इंडिया लौटने का फैसला करता है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वह अपने एक दोस्त से कहता है, कामनी को बता देना कि मेरी फ्लाइट में थोड़ी देरी हो गई है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। लेकिन वह सीधा जसविंद से मिलने के लिए निकलता है। कहानी हमें 15 साल पहले ले जाती है। कोर्ट में सिकंदर, मंगेश और कामनी को पेश किया जाता है। इंस्पेक्टर जसविंद्र अदालत में अपने सबूत पेश करते हुए कहता है, हमें शक है कि इन तीनों ने ही हीरे चुरा कर निगल लिए हैं। हमें मेडिकल टेस्ट करने की जरूरत है। अगर हीरे उनके शरीर में नहीं है तो हमें पता लगाना होगा कि वे हीरे कहाँ छुपाए गए हैं और किसे दिए गए हैं। इंस्पेक्टर का दावा होता है कि सिकंदर, मंगेश और कामिनी ही वो 3 लोग हैं जो उस समय डायमंड के रेडियस के अंदर मौजूद थे। डिफेंस लॉयर के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं होता। हालांकि वह कोर्ट से 14 दिन की पुलिस कस्टडी की बजाय 7 दिन की मंजूरी दिलवाने में सफल हो जाता है। अब जब सिकंदर वापस इंडिया आ रहा है, क्या यह मुलाकात जसविंद्र के लिए माफी का मौका बनेगी या सिकंदर का बदला? क्या जसविंद्र वाकई अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेगा या यह कहानी एक और अप्रत्याशित मोड़ लेगी? पुलिस कस्टडी में इन तीनों को एक अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सिकंदर की एक नर्स दोस्त भी मौजूद होती है, लेकिन सिकंदर उससे कोई बातचीत नहीं करता। डॉक्टर उनकी पेट समेत अन्य जांच करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई डायमंड्स नहीं पाए जाते। इसके बाद हमें उस शख्स का दृश्य दिखाया जाता है जिसने हनुमान मंदिर से कंट्रोल रूम में कॉल किया था। जसविंदर उससे सख्त लफ्ज में पूछता है, इतने दिनों से तू कहाँ गायब था? टीवी और न्यूज में यह केस हर जगह छाया हुआ है। वह आदमी घबराते हुए जवाब देता है, सर मैं डर गया था। जसविंदर और सख्त होकर के कहता है, अब जल्दी जल्दी सच उगल, नहीं तो मुझे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वह आदमी अपनी कहानी बताते हुए कहता है, सर हर रोज की तरह मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए ऑटो में बैठ रहा था। ऑटो थोड़ी ही दूर गया था कि मेरे पास एक फोन आया। फोन पर किसी ने कहा कि हर दिन ऑटो वाले का चेहरा चेक करना, नहीं तो आज तेरी बेटी घर नहीं पहुंचेगी। वह आदमी घबरा गया और ऑटो के पीछे पीछे भागने लगा। फोन पर दोबारा कॉल आया, तेरे पैजामे में एक चिट्ठी है, उसमें जो भी लिखा है वैसा ही करना। हनुमान मंदिर के पास जाकर टेलीफोन करना, फिर सीधे घर जाना, तेरी बेटी सही सलामत घर पहुंच जाएगी। वह बताता है, सर मैंने वैसा ही किया और मेरी बेटी सही वक्त पर घर लौट आई। वह ऑटो वाला ही था, लेकिन किसी ने मुझसे मजाक किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कस्टडी में सिकंदर, मंगेश और कामनी को लगातार टॉर्चर किया जाता है। उन्हें शारीरिक रूप से मारा पीटा भी जाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। आखिरकार इन्हें अदालत में जज साहब के सामने पेश किया जाता है। 7 दिन की रिमांड खत्म होती है। इनके वकील कोर्ट में दलील देते हैं, यह एक साजिश है, पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए। जसविंदर के पास कोई ठोस सबूत न होने की वजह से कोर्ट इन तीनों को जमानत दे देता है। घर लौटने के बाद सिकंदर के शरीर पर चोटों के गहरे निशान होते हैं, जो साफ साफ बताते हैं कि उसे बुरी तरह से मारा गया था। उसकी मां चिंतित होकर कहती है, बेटा कब हम इन परेशानियों से बाहर निकलेंगे? इसी दौरान सिकंदर की वही नर्स दोस्त प्रिया उसके घर आती है और उसकी चोटों पर मरहम लगाते हुए कहती है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सिकंदर दर्द में कहते हुए कहता है, मैं अभी भी बेल पर हूँ, केस अब भी चल रहा है, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। इस पर सिकंदर की मां प्रिया से कहती है, आज तुम्हें देखने वाले भी आ रहे हैं। प्रिया हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ माँ जी, देखने तो आ रहे हैं। वैसे भी आपके बेटे ने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा। अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, माँ बाप का भी तो सोचना है। यह कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिकंदर अपने पुराने काम पर वापस जाता है, लेकिन वहां उसे बताया जाता है कि अब कंपनी में उसकी जरूरत नहीं है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। सिकंदर की जिंदगी हर तरफ से बिखर रही थी। जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वे अब पैसा वापस मांग रहे थे, यह कहते हुए कि तुम बेल पर हो और कभी भी वापस जेल जा सकते हो। एक दिन भी अगर पैसा नहीं मिला तो मेरा नुकसान है। कई सालों की दोस्ती खत्म हो गई और यहाँ तक कि मकान मालिक ने भी कह दिया, 1 हफ्ते में घर खाली कर दो। सिकंदर पूरी तरह से टूट चुका था। अब अगली कोर्ट हियरिंग का वक्त भी आ गया, तो उसके पास वकील की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। उस समय कामनी ने उसकी मदद की। पैसा देते हुए उसने कहा, मेरे पास थोड़े पैसे थे जो आपके काम आ गए। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगे। कामनी ने बताया कि उसका पति उसे छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर चुका है। अब उसके साथ सिर्फ उसका बेटा और छोटी बहन है। इस शहर में उनके अलावा कोई उनका नहीं है। सिकंदर के पास भी अब केवल उसकी मां बची थी। उसके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। जिंदगी की मुश्किलें दोनों को घेर चुकी थीं। बावजूद इसके सिकंदर और कामनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दूसरे की मदद करना, साथ में कोर्ट जाना और धीरे धीरे साथ घूमने से उनके बीच प्यार पनपने लगा। आखिरकार दोनों एक रिश्ते में बंध गए और एक दूसरे का सहारा बन गए। फिर एक दिन जब कोर्ट से लौटते वक्त सिकंदर अपने घर पहुंचा तो उसने वहां भीड़ देखी। घर के अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी मां अभी दुनिया में नहीं रही। उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी और कोर्ट कचहरी के चक्कर में सिकंदर उनका ठीक से ख्याल नहीं रख सका।
अपनी मां को खोने के बाद सिकंदर ने अपना सारा सामान बांधा और सीधा कामनी के घर चला गया। वहां दोनों साथ रहने लगे और बाद में शादी भी कर ली। अब कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। बार में सिकंदर जसविंद्र से मिलने जाता है। जसविंद्र उसे देखते ही माफी मांगता है। सॉरी सिकंदर, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन मुझे जानना है कि उस इंक्वायरी के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। सिकंदर जवाब देता है, जब इंक्वायरी चल रही थी मुझे एक बार फिर से बेल मिल गई थी। उस दौरान मेरा एक दोस्त मिला जिसने कहा मेरा एक अंकल पटना में रहते हैं, वहां उनका एक नट्स का फैक्ट्री है, तुम वहां जाओ और काम संभाल लो, तुम दोनों वहां से नई शुरुआत कर सकते हो। सिकंदर बताता है, हमने ट्रेन पकड़ी और पटना चले गए। वहां जाकर मैंने काम शुरू किया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चलने लगा। 2 साल बीत गए और हमारा काम अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक मेरे पास फोन आया। वह मंगेश का फोन था। उसने कहा तुम दोनों का अरेस्ट वारंट निकल चुका है क्योंकि तुमने अगली हियरिंग मिस कर दी थी। सिकंदर हैरानी से कहता है, हमने हियरिंग मिस कर दी थी क्योंकि वकील ने हमें कुछ बताया नहीं, शायद इसलिए कि हमने उनकी फीस नहीं भरी थी। फीस कैसे देते, हम जैसे तैसे पटना में काम चला रहे थे। सिकंदर की जिंदगी में परेशानियों का अंत नहीं हो रहा था। घर का खर्चा, बच्चों की ट्यूशन फीस और फिर मंगेश का कहना तू जैसे भी हो अगली ट्रेन पकड़कर वापस आ जा, सभी चीजों ने उसे और अधिक घेर लिया। फिर से मुंबई लौटते हुए सिकंदर को यह सुनकर राहत मिली कि जज साहब ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। इतने सालों तक केस चलता रहा, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसलिए पुलिस को भी डांट पड़ी थी। यह सुनकर सिकंदर को बहुत खुशी हुई और अब वह जल्द से जल्द कामिनी को खुशखबरी देने के लिए पटना लौटने के लिए तैयार था। पटना लौटकर जब सिकंदर कामिनी के पास पहुंचा तो उसकी तबीयत खराब थी। खुशी की खबर देने के बाद कामिनी बेहोश हो गई। सिकंदर उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके फेफड़े में पानी भर चुका है और ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है। सिकंदर घर लौटता है और देखता है कि बच्चे घर के बाहर अकेले बैठे हैं। वह अपने पुराने दोस्त के पास गया था, लेकिन उन लोगों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। इस स्थिति में सिकंदर ने बच्चों को होटल में भेजा, पैसे दिए और खुद ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने के लिए घर लौटा। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और उसकी सारी चीजें, पैसा और सामान लूट लिया। उस दिन दुनिया में सिकंदर सबसे छोटा इंसान अपने आप को महसूस कर रहा था। वह अपनी इस हालत से इतना टूट चुका था कि वह आत्महत्या करने की कोशिश करता है और एक ब्रिज की ओर बढ़ता है। लेकिन अचानक एक आवाज सुनाई देती है। वह जाग जाता है। वह सोचता है, क्या कर रहा हूं मैं? मुझे घर लौटकर अपनी बीवी के पास जाना चाहिए और सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। इसके बाद एक दोस्त ने उसकी मदद की और उसे विदेश भेजा, अबू धाबी, जहां वह एक ठेकेदार के जरिए काम पर लगा। अब 15 साल बाद सिकंदर के पास सब कुछ था। वो उस मुकाम तक पहुंच चुका था जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। तभी जसविंद्र उससे मिलता है और कहता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ खबर है। सुना है तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड भी बन चुका है। सिकंदर हंसते हुए जवाब देता है, मुझे पता था तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। केस सुलझाने में तो मैं 100% गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अपने सस्पेक्ट को ऐसे नहीं छोड़ता। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो मेरी कंपनी में काम करती थी। सिकंदर बताता है, तबस्सुम के बारे में मुझे तब पता चला जब एक आदमी उसे अबू धाबू में पहचानने लगा। उस आदमी ने कहा, तू तो पहले बार में डांस करती थी, मुझे याद है। मुझे समझ में आ गया है कि तुमने ही तबस्सुम के बारे में जानने के लिए यह सब किया था, जो मैंने चोरी नहीं की थी। सिकंदर आगे कहता है, तबस्सुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी और मैंने अब उसे समझ लिया। इसके बाद जसविंदर माफी मांगता है, मैंने जो किया उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने कुछ नहीं किया। सिकंदर के लिए यह पल बहुत संतोषजनक था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, इसके बाद कभी मुझसे मत मिलना, और फिर वह वहां से चला जाता है अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए। जसविंदर, जो अब तक सिकंदर के जीवन में एक शत्रु बन चुका था, अपनी कड़ी चालें चलकर उसे दबाव में डाल चुका था। जसविंदर ने कहा, कैदी नंबर 3, तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है? जो भी समस्याएं तुम्हारी लाइफ में आई वो सब मैंने ही बनाई थी। तुमसे हीरे निकलवाने के लिए, तुमको जॉब से बाहर निकालने से लेकर किराएदार से परेशान करने तक, कामिनी को जॉब से रोकने तक, सब कुछ मैंने ही प्लान किया था। जसविंदर का कहना था कि हर कदम उसने इसलिए उठाया ताकि सिकंदर दबाव में आकर उस हीरे को बेच दे जो उसके पास था। वह आगे बताता है कि जब कामिनी के लीवर में पानी भर गया था, जब तुम्हारे बच्चे घर के बाहर बैठे थे, वो सब हमने किया था। तुमसे पैसे लूटने वाले लुटेरे वो भी हमने ही भेजे थे, और कामिनी के तुम्हारे साथ रहने की सारी स्कीम भी हमारी थी। कामिनी का तुम्हारे साथ प्यार, शादी, बच्चे, सब कुछ हमने ही प्लान किया था। सिकंदर को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह जसविंदर को जोर से थप्पड़ मारता है। जसविंदर की बातों को सुनकर वह आहत होता है, लेकिन उस समय वह कुछ और नहीं कर पाता। सिकंदर फिर घर लौटता है और कामिनी से सारी सच्चाई बयां करता है। उसे बताता है कि उसने इतने समय तक उसके साथ क्या खेल खेला था। कामिनी, जो अब तक इस सब में फंसी हुई थी, सिकंदर को जवाब देती है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे अपनी छोटी बहन और बच्चों के लिए यह करना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। सिकंदर को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वह फिर भी खुद को संभालता है और घर से बाहर निकल जाता है।
वह गाड़ी लेता है और एक गांव की ओर रवाना हो जाता है। वहां एक फ्लावर गार्डन में पहुंचने के बाद वह प्रिया से मिलता है, जो उसकी पुरानी नर्स दोस्त थी। प्रिया उसे बेंज ट्री दिखाती है और जैसे ही सिकंदर उस पेड़ को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे उस दृश्य ने बहुत खुश किया। वह प्रिया को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है, अपने आंसुओं को छिपाते हुए। लेकिन उसके बाद अचानक जसविंदर गन के साथ वहां पहुंचता है। वह सिकंदर को गाड़ी से बाहर निकालता है और लोहे की पाइप से उसे बांध देता है। फिर वह बेंच ट्री के सामने खड़ा होकर उस पेड़ को तोड़ देता है और उसमें छुपे हुए 5 हीरे निकालकर सिकंदर के सामने रख देता है। यह सब एक धूर्त योजना का हिस्सा था, जो जसविंदर ने अपनी साजिश को पूरा करने के लिए तैयार की थी। हीरे मिल जाने के बाद जसविंदर अपनी पत्नी कौशल्या को कॉल करता है और उसे बताता था, मैं गलत नहीं था। 15 साल से जिस व्यक्ति को मैं सस्पेक्ट मान रहा था, वही असली चोर निकला। कौशल्या जवाब देती है, मुझे पहले दिन से ही यह पता था जब तुमने उस पर शक जताया था, लेकिन तुम्हें 15 साल लग गए सच को साबित करने में। यही दरार हमारे बीच आई। जसविंदर का ध्यान केस में इतना बढ़ चुका था कि वह घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। सिकंदर, जो अब पूरी सच्चाई जान चुका था, एक एक करके घटना के बारे में बताता है। तुम जानते हो कि मैं कंप्यूटर और सीसीटीवी ठीक किया करता था। एक दिन तुकाराम नाम का एक कर्मचारी, जो ताजों में काम करता था, मुझे बताता है कि उसके दोस्त का कंप्यूटर खराब हो गया है और उसे तुरंत 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने थोड़ी देर का बहाना बनाया और जब वह दरवाजा खोलकर दोस्त से बात करने गया तो मैंने वहां के गन और ग्रेनेड आदि देखे और उनके कंप्यूटर में डेटा चेक किया। मुझे वहां डायमंड एग्जीबिशन का पास मिला, जो कि नकली था। तभी मैंने पूरी सच्चाई जान ली और उनका प्लान समझ लिया। सिकंदर ने आगे बताया कि वह धीरे धीरे पूरे मामले का मास्टर प्लान बनाने लगा। मैंने यह जाना कि तुकाराम भी इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था और वे सारे डायमंड चोरी करने वाले थे। मैंने फिर एक पर्चा लिखा और उसे कंट्रोल रूम तक पहुंचाया। उसी वक्त मैंने नोट डाला और फिर एक फेक कॉल की, जो कंट्रोल रूम तक पहुंची। जब रॉबरी होने वाली थी तो मैं डायमंड शीशे से चुरा लिया और प्रिया को एम्बुलेंस के अंदर भेज दिया, जिससे डायमंड सुरक्षित बच गए। प्रिया मुझसे प्यार करती थी और मैंने इसका फायदा उठाया। सिकंदर की पूरी सच्चाई बताने के बाद जसविंदर को समझ आता है कि सिकंदर ने पूरी प्लानिंग के साथ चोरों को मात दी थी और इस खेल में वह हार गया था। तबस्सुम को तुमने एक लेटर दिया था। जसविंदर के शब्दों ने इस कहानी को एक और मोड़ दिया, जो दर्शाता है कि सिकंदर के खिलाफ किसी के पास अब भी कुछ योजना थी, लेकिन सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। सिकंदर फिर जसविंदर से कहता है, तबस्सुम के साथ मैं सिंगापुर जाना चाहता था। मैंने उसे एक टिकट और एक लव लेटर दिया था, लेकिन सच तो यह है कि तबस्सुम ने ही सब कुछ प्लान किया था। तुम हमेशा 2 कदम आगे सोचते हो जसविंदर। यह सुनकर जसविंदर को समझ आता है कि सिकंदर एक चालाक इंसान है और अब उसे कोई रास्ता नहीं बचा सकता। सिकंदर, जो अब पूरे खेल में उलझ चुका था, जसविंदर से एक और ऑफर करता है, मुझे सिंगापुर जाने दीजिए। मेरे पास आपके लिए एक अच्छा डील है। आपको तो 15 सालों में क्या मिला? वह लड़की जिसके साथ आप रहना चाहते थे, वह अब आपके साथ नहीं रही। इस पर जसविंदर सोच में पड़ जाता है और दोनों के बीच कुछ गुप्त बातचीत होती है, जिसका रहस्य हम नहीं जान पाते। इसी के साथ सिकंदर का मुकद्दर और इस फिल्म की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। फिल्म के अंत में एक छोटा सा टास्क दिया जाता है। तो दोस्तों, इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अलविदा।